करें स्टार्ट फिजिक्स। ठीक, लास्ट टाइम हम लोग कहाँ पर थे? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। गेट ऑफ हीट ट्रांसफर। रेट ऑफ द ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कहाँ पे लिखने देता है? अब ठीक हो गई? चलो सही। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात करी थी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है? हाँ, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? कोई भी मेरे पास में एक रॉड है, कोई भी रॉड, उस रॉड की कुछ ना कुछ क्या होगी? लेंथ होगी। सर अब देखो, तुम बोले सर जो टेम्परेचर होगा वो T1 और इधर क्या है? T2। तो हमेशा जो हीट फ्लो होती है, हीट फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की हो जाती है। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की हो जाती है। और सर जो रेट ऑफ हीट था उसे चाहे तो आप dQ अपॉन dt बोल दो, वो होता था KA डेल्टा T अपॉन L। अगर ये लेंथ L है तो ये L, और डेल्टा T क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में कितना चेंजमेंट है, बराबर क्या आ गया? H। चाहो तो तुम रेट ऑफ हीट चेंज को तुम लोग H बोलो कि कितना H है, और H ही होता है तुम्हारा dQ अपॉन dt। इसकी हम लोगों ने बात की, dQ अपॉन dt। उसके बाद में अगर अब हमने यहाँ तक बात कर लिया था, अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है? टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब हो गया टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस, यानी कि T2 माइनस T1 अपॉन लेंथ। लेंथ क्या हो गया इसमें? L, ठीक है? लेकिन डेल्टा T ऐसे माइनस आएगा, यहाँ प्लस लेना, तो T1 अपॉन T2। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। टेम्परेचर ग्रेडियंट का फार्मूला डेल्टा T अपॉन डेल्टा एक्स बराबर T1 माइनस T2 अपॉन L, ठीक है? ये हो गया। लास्ट टाइम में आप लोग आए थे? लास्ट टाइम क्लास में नहीं आए थे? सिर्फ इतना टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये सब मैं पहले लिखवा चुका था, ये सब पहले बता भी चुका था। टेम्परेचर ग्रेडियंट का फार्मूला होता है डेल्टा T अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर इसको लिखना चाहूँ तो तुम लोग dt अपॉन dx भी लिख सकते हो, dt अपॉन dx ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है? उसके बाद हम थर्मल रेजिस्टेंस, उसके बाद हेडिंग करेगा थर्मल रेजिस्टेंस। पड़ेगा थर्मल रेजिस्टेंस, है ना? इतना बड़ा पंडाल लगा है, शादी आ जाएगा आज कल शादी है। 575 कितने लोग हैं? बहुत ज़्यादा 500। थर्मल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। देखो सर,
सर अगर थर्मल रेजिस्टेंस की बात आए सबसे पहले कतई इसको करंट की तरह ही समझना। मुझे बताओ कोई वायर है, वायर में अगर करंट जा रहा है तो तुम बोले सर I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू बोलो B अपॉन R, जहां R क्या होता है रेजिस्टेंस, R होता है रेजिस्टेंस। I क्या है सर करंट, B क्या है वोल्टेज। मुझे बताओ कोई भी करंट कब फ्लो होता है, जब वोल्टेज क्या होती है चेंज होती है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और करंट हमेशा कहां से कहां जाता है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, करंट जो चलता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलता है। मैं तो इतना जानता हूं, ठीक है। इसी टाइप से क्या तुम्हारी हीट का भी तो यही प्रोसेस है। हीट कहां से कहां जाती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाती है। वहां पर यहाँ पर वोल्टेज है तो यहाँ पर क्या है टेम्परेचर, यहाँ पर क्या है टेम्परेचर। उसके बाद मुझे बताओ अगर दोनों जगह टेम्परेचर समान हो क्या हीट का फ्लो होगा, नहीं होगा। इसमें क्या फ्लो होता है हीट, वायर में क्या फ्लो होता है करंट। तो इसमें है H और वायर में क्या है I, वायर में क्या है I। यहाँ करंट फ्लो होता है और यहाँ हीट फ्लो होती है। तो आप बोले सर इसका फार्मूला होता है KA डेल्टा T अपॉन होता है KA डेल्टा T अपॉन L। रेट ऑफ हीट फ्लो का फार्मूला यानी कि H का फार्मूला होता है KA डेल्टा T अपॉन L। हम बोले चलो ठीक। उसके बाद में अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो डेल्टा T को ऐसे ही रहने दूँ, इसे ले आऊँ नीचे। अब भी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर थर्ड वाली कंडीशन कहाँ जाएगी ऊपर, तो यही तो बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। अब कतई ऐसे कंपेयर अगर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ तो I इक्वल टू तुम बोले सर B अपॉन T, B अपॉन R, B अपॉन R। करंट होता है चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल की जगह पर क्या है टेम्परेचर चेंज है और वहाँ पर करंट फ्लो होता है, यहाँ पर क्या फ्लो होती है हीट। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो R मेरा क्या आया L अपॉन ये है मेरा थर्मल रेजिस्टेंस R इक्वल टू L अपॉन K। ठीक है, याद रखना है थर्मल रेजिस्टेंस देखो कैसे सर I इक्वल टू B अपॉन R। B क्या होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा तभी करंट फ्लो होगा। लेकिन किसका करंट, हीट का करंट, किसका करंट हीट का। तो H बराबर डेल्टा T अपॉन नीचे R, तो यहाँ पर R क्या हो गया L अपॉन K। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है L अपॉन K। ये क्या है, ये इसका टेम्परेचर का फार्मूला। ठीक है, उसके बाद में रेजिस्टेंस का फार्मूला याद कर लो। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है L अपॉन KA, L अपॉन KA। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है L अपॉन K। ठीक है, रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा L अपॉन K। अब ऐसे मैं कोई क्वेश्चन दे दिया, इसका एरिया A, इसका एरिया 2, यहाँ K और इसका भी K। ठीक है, ये लेंथ L और ये भी लेंथ L। ठीक, मैंने आपसे पूछा R इक्विवेलेंट क्या था, इसके अंदर R इक्विवेलेंट पूछा कि रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा। आप लोगों को पेपर चलने लगे थे बीएससी के, होने वाले हैं। अभी क्या चल रहा है प्रैक्टिकल एग्जाम हैं, एग्जामिनेशन कौन सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। इससे पहले ईयरली थे, 2023 से हो गए, सेमेस्टर हो गए, 2022 से 2022 सेमेस्टर हो गए ना। इससे पहले ईयरली हुआ करते थे।
बीएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब एक सेमेस्टर में कितने होते हैं? 3 से 5 हो जाते हैं। 3 से 5 हो जाते हैं। 2 माइनर छोड़ो, दो माइनर minor? और वोकेशनल, एक माइनर एक वोकेशनल। फिजिकल भी होता है, वही फिजिकल वोकेशनल हो जाए। प्रोफेशनल नहीं होता है। जैसे पहले इन्वायरमेंट और फिजिकल होता है, इस तरीके से जो इसमें भी एजुकेशन। हमारे आईटी में एक होता था, एक आपको लेना पड़ता था एक सेमेस्टर में, तो हमने एक सेमेस्टर में लिया था योगा। ठीक है, ये कौन खेलने कूदने जाएगा, हमने योगा ले लिया आराम से। वो बहुत बड़ा हॉल था, उसमें गद्दे पड़े हुए थे, तो वो सर जी थे वो अगले योगा सिखाते रहते थे, हम जाके पीछे आराम से बैठ जाते थे। एक बार एग्जाम हुआ तो एग्जाम हॉल पे हमने देखा पता नहीं क्या मुझे हमको एक भी आसन आता ही नहीं था, एक भी आसन नहीं आता। हाँ, वो बोले कि कोई 5 आसन करके दिखाओ, उस सब बच्चों से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, 5 आसन कर दो जाओ, 5 आसन कर दो जाओ। अब हमारी बारी आई तो हमने देख लिया कि हाँ भाई ये वाला कर रहा है, इसका मतलब एक ये हो गया, तो वो तो करेगा ना पूरा पूरा आसन। कोई बात नहीं, बोले भाई हाँ हमारी बारी आई, स्टार्ट, कोई 5 आसन करो। हम गए और सो गए, लेटे गए आराम से। लेट जाओ तो पूरे ऐसे ऐसे लेटे ऐसे श्वास होता है। मैं कौन सा हमेशा ये सर्वासन, बोले बस रहने दे, 5 हो गए। अच्छा, वहाँ पर ये फायदा था, जो लोगों ने और चीज़ें ली थी, जैसे किसी ने क्रिकेट लिया था और कुछ लिया था, तो वो और स्पोर्ट्स को खेलते थे। हम लोगों को क्या है कि जैसे ही हम लोगों की क्लास खत्म होती थी, हफ्ते में 2 दिन क्लास होती थी, क्लास खत्म होती तो एक फ्रूटी देते थे पीने के लिए, और साथ में पेटीज आती है, पेटी, हाँ, तो फ्रूटी और पेटीज मिलती थी। तो बस इस बहाने और चले जाते थे, प्रेजेंट ही लग जाएगी, ऐसे भी तो खाली घूमने ये चीज। ठीक है, देखो अगर मैं इसका बताऊं सर, आर इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, ये दोनों सीरीज में, सीरीज में जुड़ जाए सर। अगर ये सीरीज में है तो इसका मतलब सर, इसका अगर मैं R1 मानूं, इसका क्या मानूं R2, तो मेरा जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा R1 प्लस सर। R1 क्या हो जाता है, R1 होता है L/K, तो इसकी लंबाई क्या है सर, L K A। ठीक है सर, इसके लिए देखो R2, इसकी लंबाई L, K तो K है ही, K इसका भी, लेकिन इसकी ये कितना है 2। सर जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आ जाएगा मेरा 3L/2K आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करूं सर, ऐड कैसे करूंगा, कॉमन ले लो, L/K, तो यहाँ बचा 1 + 1/2, जो कितना आया 3 का। तो आर इक्विवेलेंट का जो फार्मूला आया वो आया 3L/2K, 3L/2K। ठीक है, ये आया। डिंपल लेट कैसे हो गए? अब हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, यहाँ पर जो भी रॉड की बात होगी सारी की सारी कैसी, कंडक्टिंग रॉड, सारी की सारी कंडक्टिंग रॉड। एक रॉड, एक रॉड, 2 रॉड है, मान लो और भी रॉड अगर हो तो तीसरी रॉड भी मान लो, कोई और भी रॉड हो सकती है। ये सारी की सारी रॉड कैसी हैं सर, सीरीज। अगर मैं सबकी लेंथ, इसकी L1, इसकी L2, इसकी L3, इसका K1,
K2 K2। यहाँ टेम्परेचर T1 T2 T3 T4, ठीक है। ये सारे टेम्परेचर मान सर, एरिया सबके सेम, सबके एरिया सेम। अब देखो सबसे पहले अगर बात आई सर, अगर मैं कहूँ सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो, सबसे पहले रेट ऑफ हीट फ्लो को समझो। रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक रॉड ये है, एक रॉड ये, ठीक है, मैंने इसको इससे कंबाइंड कर दिया। अब ये गर्म है, ये ठंडी है, तो जितनी हीट फ्लो होगी इसमें जाएगी उतनी ही तो इसमें जाएगी। ऐसा थोड़ी नहीं सर इसमें अलग होगी इसमें अलग होगी, नहीं। रेट ऑफ हीट फ्लो सब में क्या होगा, सेम, क्योंकि ये कैसा है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे तुमने जब 12th किया था तो 12th में आपने पढ़ा था कि जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सारे सीरीज रेजिस्टेंस में क्या सेम होता है सर, करंट। क्या सेम होता है, करंट। और मैंने यहाँ पर अभी मैंने जब रेजिस्टेंस निकलवा रहा था तो मैंने कहा था करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है यहाँ पर रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। बस अंतर इतना है, यहाँ पर हम लोग आई से, यहाँ पर हम लोग एच से डिनोट करते हैं और करंट में हम लोग आई से प्रदर्शित कर देते हैं, यहाँ पर आई से डिनोट करते हैं। अगर मैं इसमें कहूँ रेट ऑफ हीट फ्लो तो I इक्वल टू, देखो H इक्वल टू, सबसे पहले से देखो यहाँ पर क्या है, देखो जितना हीट फ्लो इसमें होगा उतना ही इसमें, उतना ही इसमें। अगर बात आए तो सर K1, एरिया तो A है, एरिया क्या है A, K1 A। अब डेल्टा T, तो डेल्टा T देखो हीट इधर से इधर जा रही है मान, तो 100% सर ये क्या होगा, मोल टेम्परेचर, ये क्या होगा, लो टेम्परेचर। इसका मतलब T1 माइनस T2, लेंथ क्या हो गई सर, L, बराबर इतना ही इसका होगा K2A, टेम्परेचर T2 माइनस T3 अपॉन लेंथ क्या हो गई बेटा, L इक्वल टू। ऐसे ही यहाँ पर K3A, टेम्परेचर T3 माइनस, हमेशा ज्यादा में से कम को हम लोग घटाते हैं, अपॉन L। ये हो गया रेट ऑफ हीट फ्लो, जो कि सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है। तो रेट ऑफ हीट फ्लो, हाँ T3 माइनस T4 हमेशा क्या होता है, हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर रहता है। अब हीट अगर ऐसे फ्लो हो रही है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, इसका, तो मैंने T3 माइनस क्या किया है, T4। तो रेट ऑफ हीट फ्लो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बताओ जल्दी, ऑलवेज सेम, क्या रहेगा, सेम, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता था L अपॉन Ke, L अपॉन Ke, ठीक है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे तो L1 अपॉन K1A, L2 अपॉन K2A, L3 अपॉन K3A, ये हो जाएगा। टेस्ट में तो उसकी कॉपी करने का सर ले
तो उसका आंसर की तो दीजिए। उसका आंसर क्या है? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट के लिए क्या निकालेंगे हम लोग? के इक्विवेलेंट होगा L1 अपॉन L2, नहीं ऊपर पूरा ये L1 L2 ऐसे चलता रहेगा, और जितनी ज्यादा होंगे, मान लो N होंगे तो ऐसे हो जाएगा, प्लस L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। 2 बार हो गया सर, L2 2 बार हो गया, ये 3 हो गया, ये 3, ठीक है, प्लस Ln अपॉन Q। ये होती है थर्मल कंडक्टिविटी का जो फार्मूला होता है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला ये होता है। अब जरा सोचो, अगर मैं कहता मेरे पास में सिर्फ 2 रॉड्स हैं, ये 2 रॉड है, सिर्फ 2 रॉड है, अब थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होगा? के इक्विवेलेंट। तो पहले की लाइन सर L1 अपॉन K1, और दूसरी लाइन क्या है? L2 अपॉन तो ऊपर सब ऐसे ही ऐड हो जाते हैं, और नीचे L1 अपॉन K1 L2 अपॉन K2। अब ऊपर तो ऐसे ही L1 प्लस L2, नीचे एलसीएम आ गया K1 K2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें L1 की K2 से, L2 की नीचे वाला जाएगा ऊपर, तो L1 प्लस L2 K1 इंटू अपॉन L1 K2 L2 K2। फिर तुम्हारा इस टाइप से होगा, ये मैंने करके बताया एक प्रकार से, ठीक है। सिर्फ 2 का हो तो मैंने ये ऐसे करके तुमको बताया, ठीक है। ऐसे हम लोग के इक्विवेलेंट अगर हमें थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी होगी, सिर्फ 2 दिए हों, तो हम इस टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, हम उसकी बात करेंगे। सब सीरीज की बात करेंगे, सीरीज में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, हम लोग उनकी बात करेंगे। गया। ओके, अब देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन दिया आपने, मैंने एक 2 रॉड्स ली और दोनों रॉड्सों को आपस में मिला दिया। मैंने कहा मान लो एक की लेंथ L है
और दूसरे की लेंथ मान लो 2l। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है या 2K है? इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K, इधर वाले की 2K, उधर वाले की K। ठीक है, एरिया तो सेम सीरीज में है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर देखा, टेम्परेचर मैंने कहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जंक्शन पॉइंट है, ये क्या है? जंक्शन पॉइंट। सबसे पहले फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। सेकंड फाइंड करना है के इक्विवेलेंट और जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड आउट कि जंक्शन का टेम्परेचर कितना, ये चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लोग आर इक्विवेलेंस की बात करेंगे। तो कल बच्चों दावत नहीं होगी तुम्हारी? कल इतनी शादियां होंगी यहाँ पर, दावत तो होनी चाहिए, नहीं चाहिए? दावत है, ये पता नहीं बच्चों की है कि नहीं, बाकी स्टाफ की तो सबकी है, सर की है, बिल्कुल सही बात। वहाँ तो सबकी चलेगी, मंडारा चलेगा क्यों? वो भी जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। सबसे पहले जब तक रहेंगे चलेगा, तब तक चलता रहेगा साथ में। अब देखो, अगर हम लोग इसकी बात करें सर जी, सबसे पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालें। तो आप आर इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला बोले सर, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ एल अपॉन के, तो 2K एरिया ए है प्लस इसकी लेंथ क्या है 2L अपॉन के, एरिया बी ए है, यही तो हुआ सर। इसमें L अपॉन के कॉमन लिया तो 1 अपॉन 2 प्लस 2, तो यहाँ पर कुछ नहीं है 1, इसे जब सॉल्व किया तो कितना आएगा 5 अपॉन 2, इसे सॉल्व किया तो 5 अपॉन 2 L अपॉन ये आया आर इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद में मैं किसकी बात करूं सर, के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट होता है तो सर ऊपर की लेंथ जोड़ दो अपॉन एल अपॉन 2K, 2L अपॉन के, यही तो आ जाएगा सर। एल तो एल, यहाँ क्या है 2K तो 2K, यहाँ लेंथ 2L तो 2L और नीचे क्या आ गया K। ऊपर गया सर 3L और नीचे देखो जब L अपॉन के तुमने कॉमन लिया तो आया 5 अपॉन 2 L अपॉन के, इसको ठीक है। L अपॉन के कॉमन लो तो 1 अपॉन 2 प्लस 2 क्या आएगा 5 अपॉन 2 L से L गया, ठीक है। थर्ड जाएगा ऊपर, 2 भी जाएगा ऊपर, 3 2 जा 6/5, 6/5 के। अब आया सर जंक्शन टेम्परेचर क्या, ये जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा। तो जंक्शन के टेम्परेचर को हम लोग करेंगे रेट ऑफ हीट फ्लो से, क्योंकि जितना रेट ऑफ हीट फ्लो इसमें होगा उतना ही रेट ऑफ हीट फ्लो इसमें होगा, दोनों में रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होगा। यानी कि सर जो यहाँ पर होगा अगर मैं H1 मानूं और उधर H2, दोनों क्या होंगे सर बराबर। सर अगर मैं H1 की बात करूं तो यहाँ जंक्शन का टेम्परेचर मैंने T मान लिया, मान लो T है, ये ज्यादा होगा ये क्या होगा कम, क्योंकि जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो तो हायर से कहाँ की ओर हो रहा है, लोअर। आप बोले सर K की जगह 2K
क्या होता है के ए, फिर डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का मतलब है 100 माइनस अपॉन लेंथ कितनी है एल बराबर। अब इसके लिए देखो के की वैल्यू के है, यहां पर 2 के थी, यहां पर क्या है के। एरिया ए, टेम्परेचर सभी क्या करूं, तो ज्यादा में से कम घटाऊंगा मैं, तो 10 टी माइनस 10 अपॉन लेंथ कितनी है सर 2, ए से के गया, ए से ए, एल से एल, यहां मल्टीप्लाई करी तो यहां आया 200 माइनस 2t, यहां पर करा सर t/2 माइनस 5, t/2 माइनस 5 इधर आया तो ये प्लस का हो गया 205, ये उधर गया तो t/2 प्लस, इसे ऐड किया तो आया 5t/2, इसे ऐड किया तो क्या आया 5t/2, यहां पर आया 205, मल्टीप्लाई इसकी करो तो ये आया 410 इक्वल टू 5t, 410 इक्वल टू 5t, तो 5t इक्वल टू 410, तो t की वैल्यू आई काटो 82 डिग्री सेंटीग्रेड। सर T2 अपॉन 5 कर वो T2 कर दिया तो ये 5 कैसे हो गए? 5t अपॉन t, यहाँ पर यहाँ ऊपर ये इससे भी ऊपर, इससे सर ऊपर t माइनस 10 था तो हमारे पास ये ऊपर देखिए सर। माइनस 5। हाँ देखो बच्चे, इसे मैं उस तरफ ले गया 5 को, तो 5 प्लस का क्या होगा 205, इसको मैं इस तरफ लाया, ठीक है, तो t/2 पहले से था, ये माइनस जब इधर आया तो किसका हो गया प्लस का 2, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करा तो आया 5t/2, फिर 2 की मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, ऐसे होगा। सर मैं ये कह रही हूँ कि ऊपर यहाँ पर ना t माइनस 10 था और अपॉन 2 है। अच्छा t माइनस 10 अपॉन 2 था ना, हाँ अच्छा ठीक है, देखो बेटा मैंने क्या किया सर जी, इसको ये तो के ए एल ये तो खत्म हो गए, t के नीचे लाया 2 माइनस 10 के नीचे लाया 2, कितना बचा? क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। A metal rod of length 2 meter. A metal rod of length 2 meter. A metal rod of length 2 meter has cross section area. Has
क्रॉस सेक्शन एरिया 2A and A 2A and A 2A and A. The end are maintained. The end are maintained. The end are maintained. Temperature maintain. Temperature 100 degree centigrade and 70 degree centigrade. 100 degree centigrade and 70 degree centigrade. Find the temperature. Find the temperature at point C. Find the temperature at point C. ये बेटा सेम मटेरियल का है, अगर सेम मटेरियल का होगा तो K की वैल्यू क्या होगी? C. ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? अगर सेम मटेरियल का होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगी। ठीक है, ये फिगर है, इसमें C पॉइंट पर आपको बताना है कि टेम्परेचर कितना होगा। C पॉइंट पर टेम्परेचर कितना होगा ये बताओ। C पॉइंट पर टेम्परेचर कितना होगा ये बताना है ना। आज 28 है ना। वर्षा कुमारी, नरेश पाल सिंह, पलक सागर, शीतल भारती, पलक पांडे, दिशा रूबी, वीरपाल सिंह, मुरलीधर, यूशरा, आरती, प्रेजेंट सर। विकास देव, प्रेमपाल, युक्तकाली, हेमंत सिंह, छाया गंगवार, महेश, आदिया, माहिनूर, लोना, उमरा, कशिश, महक, लक्ष्मी, सपना, दर्शना, अर्निक, शिवम, प्रशुन। क्या नाम आपका? अलीना। अलीना, मिस्टर जाहिद हुसैन।
ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ऐसा आपने कहा कि अगर आपको ये निकालना है टेम्परेचर, अगर बीच का निकालना है तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, सेम रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब हो गया सर जितना हीट फ्लो यहाँ होगा उतना हीट फ्लो यहाँ होगा, और जो हीट का फ्लो होता है वो सर हायर टेम्परेचर से कहाँ होता है, लोअर टेम्परेचर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ सर हीट फ्लो का, मैं इस फार्मूला अच्छी तरीके से जानता हूँ कि A डेल्टा T अपॉन L होता है, ठीक है। आप बोले सर के, तो सेम मटेरियल की है तो दोनों के लिए के की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो अगर मैं इस वाले के लिए बात करूं तो के ऐसे ही, एरिया है 2A, एरिया कितना है 2A। सर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो 100 माइनस सी, ठीक है, या 100 माइनस TC, टेम्परेचर एट सी पॉइंट अपॉन L कितना है 1 मीटर इज इक्वल टू। अब देखो इसकी बात करें, जितना इसमें हो रहा होगा उतना इसमें हो रहा होगा, तो वहां पर k की वैल्यू k रहेगी, एरिया हो गया a, TC माइनस 70, 100% इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, अपॉन L की वैल्यू क्या है सर 1 मीटर, ka कैंसिल हो, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 200 माइनस 2 TC, यहाँ आया TC माइनस 70, इसको इधर लाए तो ये हो गया 270 और ये हो गया 3 TC, ठीक है। तो TC की वैल्यू आई 270 अपॉन 3, ठीक है, कितना आया 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर। अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करी थी, अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो जो हीट फ्लो हो रही थी वो हो ही नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी तुम्हारी हीट फ्लो होती है वो पैरेलल ही हो रही है। पैरेलल का मतलब ये हो गया मेहनत करे हो, 5 मई को पेपर है बच्चों, बताए ना, हाँ 5 मई को। अब तुम में से कौन 17.5 से नीचे का है, 17.5 साल उम्र ये एज आपकी, क्या डेट ऑफ बर्थ है लो, 7 जनवरी 2006, फरवरी 2006 के हिसाब से कितना हो गया, 20 लगाओ 14 15 16 17 फरवरी मार्च अप्रैल मई, नहीं हो आपकी कितनी है 2007, तुम फॉर्म नहीं डाल सकते, ठीक है। आप लोगों की कितनी है 2004, आप डाल दो 2004, हमारी कितनी है 2006, 6 4 6 है ना 14, सर 6 वाला तो डाल सकते हैं, 6 वाला डाल सकते हैं, हाँ, सर। कितनी एज होनी चाहिए 70 होनी चाहिए सर, 17 होनी चाहिए, हाँ तब तो आप डाल सकते हो, फरवरी में आप हो जाओगी 17 की, है ना, चलो 17 तक किस में हो जाओगे, फरवरी में, हाँ, एग्जाम मई में एग्जाम, मई में फॉर्म आएगा, तो आप डाल सकते हो, आप नहीं डाल सकते, आप अगले साल है तो डेट ऑफ बर्थ 6 की पर आधार में 7,
सेम हाँ, तो आधार के अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल होता है। नहीं, 10th के अकॉर्डिंग, 10th के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो बेटा, आधार चेंज हो जाता है, हाँ, आधार चेंज, मार्कशीट चेंज मार्कशीट नहीं चेंज होती। होती है। जहाँ भी आप फॉर्म फिलअप करते हो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है कि आपके 10th के अकॉर्डिंग ही नाम लिखिए हमेशा। तो आप अपना आधार चेंज कराओ। मार्कशीट में भी वही है, मार्कशीट में तो नहीं चेंज होगी ना सर? नहीं, आपके 10th में क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? 2007। और 12th में? 12th में तो बेटा होती ही नहीं है डेट ऑफ बर्थ, नहीं होती है। 12th की सिर्फ 10th की, सिर्फ हमारे पूरे जितने डॉक्यूमेंट, जितनी आप पढ़ाई करोगी, जितनी भी पढ़ाई करोगी, उसमें 10th के अलावा कहीं भी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। जन्म प्रमाण पत्र नहीं, आपका आधार कार्ड में 2006 है, तो सही तो है, सबने साथ साथ है। फिर तो फिर नहीं दे सकती है। तो दिक्कत किस बात की? जन्म प्रमाण पत्र की टेंशन ले रही हो, वो लगता ही नहीं है कहीं। हाँ, नहीं कर पाओगे तो आप इस साल फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे ना, Next तुम कह रहे हैं year। आपसे। आप नेक्स्ट ईयर फॉर्म फिलअप कर पाओगे। अलीना आपकी कितनी है? 2005। बोलो आपकी 2006। 6 वाले कर पा रहे हैं? हाँ, जी सर, 6 वाले। और आपकी कितनी है? 6। और आपकी? मेरी तो 5 है सर। फिर 5 है। फिर आपने तो लास्ट ईयर, मैं तो 1 साल एक्स्ट्रा दिया। लास्ट ईयर फिल किया, ठीक है। आपकी बच्ची कितनी है? 4। आपकी 4। आप लोग भी फिल करो, ठीक है। ये दिक्कत है इसमें, इतनी साल अगर उम्र होगी तभी आप फिल कर सकते हो फॉर्म, अदरवाइज फिल नहीं। अच्छा, एडवांस में ऐसा कुछ नहीं, एडवांस में आपकी उम्र 15 साल का ना हो तब भी फॉर्म डाल सकते हो। 2024 में, हाँ तो अभी तो 23 चल रही है ना। तो एग्जाम में अच्छा, 24 में हो जाएगी। आप 17 की हो जाएंगी, अगर 17 हो जाएंगे तो आप डाल दो, तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। एक बार देख लेना, चाहे डाल के फॉर्म का, एक बार फॉर्म पर डाल दो। और जो बंदे EWS से हैं, आप दोनों EWS से हो, मतलब जर्नल से हो, EWS का बनवा लेना, ठीक है। सर्टिफिकेट बनवा लेना, क्योंकि बनने में उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है, थोड़ा बहुत लगेंगे, 10-12 दिन लगेंगे कभी, तब जाके बनता है। EWS को सही है, OBC से अच्छा आरक्षण मिल जाता है। OBC के नंबर होम और EWS के नंबर होम, तो EWS उससे अच्छा कॉलेज में पहुंच जाएगा प्रेजेंट टाइम में। ये है, तो वो जरूर बनवाएगा। और OBC वाले तुम ध्यान रखो, जो भी करवाना ना, सेंट्रल का अलग बनवाना, स्टेट का अलग बनवाना। स्टेट का अलग बनता है, सेंट्रल का अलग बनता है, 2 सर्टिफिकेट बनते हैं, 2 सर्टिफिकेट बनते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ ना। जब मैंने अपने काउंसलिंग कराने गया था तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि कैस्ट सर्टिफिकेट दो, मैंने थमा दिया, बोले ये तो स्टेट का है, ठीक है, स्टेट का है। क्योंकि देखो ऐसा होगा, जैसे मेरी जाति कुर्मी है, गंगवार, तो गंगवार में क्या है, OBC स्टेट में भी है और सेंट्रल में भी OBC है। लेकिन अब आप यही कास्ट लोग ले जाओ गुजरात में, तो गुजरात में वो स्टेट में है जनरल, पटेल वहां पर जनरल है, और सेंट्रल में OBC है। अब यही कास्ट आप झारखंड पहुंचो तो झारखंड में कुर्मी SC में आता है, और स्टेट में वो सेंट्रल में OBC में आता है। ये चक्कर है। तो इसीलिए वो बोले एडमिशन किस में ले रहे हो? नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और जब तुम सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट लाओ, और सेंट्रल का था नहीं तो मजबूरी में जनरल से ही करा, ठीक है। और होता तो अच्छी बात होती, अब नहीं है तो कहाँ जाओगे, जनरल में जाओ। तो ये चीज़ है, वो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो हम लोग बात करें, सर इसकी लेंथ है L। देखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सर सीरीज कॉम्बिनेशन में सर करंट हमेशा क्या था, सेम था। करंट क्या था, सेम। लेकिन अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसमें कुछ बहरा होगा, इसमें कुछ बहरा होगा। वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा सर इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, इसकी कंडक्टिविटी पर, और क्रॉस सेक्शन एरिया पर, उस पर डिपेंड करेगा। मुझे बताओ, इसमें अगर हीट फ्लो H1 हो रही है
और इसमें क्या हो रही है H2। H2। तो मैं कहूँ टोटल रेट ऑफ फ्लो क्या होगा या टोटल हीट फ्लो क्या होगी? टोटल हीट फ्लो। तो टोटल हीट फ्लो क्या होगी? टोटल हीट फ्लो होगी H बराबर H1 प्लस H2। और अगर बहुत सारी लगी हुई होंगी तो H3 डॉट 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 HN, यही तो हो जाएंगी। मान लो अभी तो मैंने सिर्फ 2 रॉड्स लगाई हैं तो H1 प्लस H2, और बहुत सारी रॉड्स लगी हुई होंगी तो H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5, ऐसे चलते चलते आपका कहाँ पहुंचेगा? HN पर, और बहुत सारी होंगी। अगर मैं इसमें R इक्विवेलेंट की बात करूं सर, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो तुम कैसे लिखोगे? देखो H1 H2 H3 को कैसे लिखोगे? देखो यहाँ टेम्परेचर क्या है? T1, यहाँ टेम्परेचर T2, 100% T1 इज ग्रेटर देन T2। इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो हीट का फ्लो होगा ज्यादा से कम की ओर। अगर मैं पहले वाले की बात करूं H1, तो सर H1 अगर मैंने इसका K1 माना, एरिया क्या माना? A1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या मानी? K2, एरिया क्या माना? A2। इसी टाइप से चलता रहा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? H1 को लिखा जाएगा सर K1 A1। टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है दोनों में, क्या है? T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ क्या मान ली? L, ठीक है। या L1 मान लो या L मान लो, कुछ मैंने L ली हुई है नीचे तो L ली है। दूसरे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? K2 A2। टेम्परेचर डिफरेंस तो अब भी सेम है सर। देखो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है इसके लिए? T1, और इधर क्या है? T2। तो फिर से क्या हुआ? T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ क्या हो गई? L। ऐसे ही बढ़ते चला जाऊंगा मैं, ऐसे ही बढ़ते चला, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो सबसे पहले ये देखो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट अगर मैं R इक्विवेलेंट के लिए देखूं तो सर 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पैरेलल में है। कैसे है? पैरेलल में। और पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। सीरीज के लिए क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 Rn, ऐसे चलता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसी टाइप से ये चलता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थर्मल कंडक्टिविटी की, ठीक है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 A1 K2 A2, ऐसे चलता रहेगा KN AN अपॉन सारे के सारे क्रॉस सेक्शन एरिया जो होते, ठीक है। ये फार्मूला हो गया थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, रेजिस्टेंस के लिए ये है, और वैसे हीट फ्लो के लिए ये उतारो, फिर इसके क्वेश्चंस करें। तो बीएससी पेपर कब है आपके? चिकागो पेपर आप भी बीएससी कर रहे हो? कौन सा ईयर है? साथ में आप भी सेकंड ईयर है? ये फर्स्ट ईयर है। आप फर्स्ट ईयर है। सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके पास? जियोलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी, ठीक है। तो आप लोगों के पास बेटा फर्स्ट ईयर में कौन से पेपर हैं? बायो वालों के पास यही होते हैं मतलब सर ये 3 मेजर होते हैं, ये रहते हैं। बाकी का सर माइनर लग गया वोकेशनल तो फाइनल ईयर में कोई एक सब्जेक्ट रह जाता है या दो? दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, एक हट जाता है, एक छोड़ना पड़ता छोड़ना पड़ता है, वो अलग तरीके से। तो आप लोगों ने गैस पेपर खरीद लिए? हाँ सर। गैस पेपर रटा तो उसी से आएगा, एक क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा। हम तो सर वो भी नहीं लेकिन सर पढ़ते। फर्स्ट सेमेस्टर में प्रॉब्लम हो गई। क्यों? उससे नहीं आया था? थोड़े अलग थे। अगर बेटा उससे अलग आता ना तब भी आप वही लिखाते हैं। हाँ नहीं सर, मतलब जैसे नंबर लिखने वाले नंबर में ले जाते हैं। सर हम तो गैस क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ही मत करिए, कुछ भी लिख दो उससे चल जाता है। नंबर तक भी नहीं बस थोड़ा रिलेटेड होना चाहिए इससे। सर हम तो गैस पेपर ऐसे ही पेपर देने चले जाते हैं।
कॉपी में होती है ना, बिल्कुल भी नहीं होती है सर। मैं सुबह शाम चलाता हूँ, फोन वाले करते हैं लोग, ये वाले फोन नहीं करते, पति नदी को सही फोन वाले फोन करते हैं। ये लोग तो समझेंगे। बीएससी में लेना बड़ी बात है, बहुत बड़ा। अगर किसी को नॉर्मली कुछ लिखा है तो भी वो पास लगता है। बीएससी से फेल ये कुछ लिख के नहीं आया। आगे क्या है, मुझे टाइपिंग समझ में नहीं आया। मुझसे बुरी नहीं होगी। मेरी सभी इंटर में करता था ना, तो सब कॉपी चेक नहीं करते थे, मैं तो पहले सही लिख के ला। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। विनोदी वाली सर कर दो, मोबाइल लगा दो, मुझे राइटिंग वालों को मार्क्स देता है। अच्छा, यहाँ पर बीएससी में अगर देखा जाए तो ये सब होता है कि आप अच्छा लिखो, अच्छा हाँ सर, जितने सुंदर लिखा होगा उतने बिना देखे ऐसे चेक कर देंगे, वो चाहे नंबर ऐसे मिल जाते हैं। मेरे भी फर्स्ट ईयर में तो यूज किए थे, वरना हम जितने ईयर रहे थे सब एक ही पेन से लिखा थे। काला नीला बताइए, कौन काला नीला? हो गया ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एन एल्युमिनियम एंड कॉपर रॉड, एन एल्युमिनियम एंड कॉपर रॉड एंड कॉपर रॉड ऑफ इक्वल लेंथ, एन एल्युमिनियम एंड कॉपर रॉड of equal length 1 meter, of equal length 1 meter, and cross section area 1 meter, and cross section area 1 centimeter square, 1 centimeter square। देखो K एल्युमिनियम इक्वल टू 200 बार पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। के एल्युमिनियम 200 बार पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। एल्युमिनियम में AiU होता है। फिर के कॉपर 400 बार पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, पर मीटर डिग्री। फाइंड हीट करंट, फाइंड हीट करंट। फाइंड हीट करंट। देखो, एक तरफ एल्युमिनियम और एक तरफ कॉपर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अगर इन्हीं दोनों को मैं, ये ए ऑप्शन है, ये ए है, ऑप्शन कर रहा हूँ, एक ये ए है, ये बी है। अब इन दोनों को मैंने कैसे लगा दिया? पैरेलल। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 25 डिग्री, एक एल्युमिनियम और एक कॉपर, दोनों की लेंथ है 1 मीटर। दोनों के लिए मुझे हीट करंट निकालना है। दोनों के लिए क्या निकालना है? हीट करंट। हीट करंट मुझे दोनों के लिए निकालना है। हीट करंट का मतलब सर H। दोनों के लिए मुझे हीट करंट निकालना है।
लगा दो इसे। आपने कभी किताब खरीदी है बच्ची? किताब खरीदी है आपने? कब खरीदोगे? हैं? लगा लेती हूँ। इसके साथ लगा लेते जब वैसे भी मुझे बुक की दोनों साथ साथ रहती हो क्या? हैं? बहनें होते चली बहनी क्या? हैं? अच्छा तब तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग खरीद ली? हमने कहा था वो रिटर्न कर देना, आपने रिटर्न करी? मॉडल्स हैं माइनस प्लस होगा। जो भी बुक है लगाओ। आप लोगों के पास किताबें हैं? ठीक है, किताबें हैं। आपके पास किताब है? फर्क के पास है किताब? फर्क नहीं पड़ेगी? नहीं सर, जैसे एक 2 दिन वर्क की 2 दिन सर, आपको एक बात बताएं, यूसर आपकी हमारी से है। कौन? यूसर आपकी बहन है? ये विश्व बैठती है अगले? अच्छा, कैसी बहन है आपकी? पप्पू की लड़की आती नहीं, कहाँ गई वो? ये बहुत खा रहे हैं सब। हो गया ये? इसको थोड़ा मेहनत किया करिए, कम मेहनत करती है। दिमाग इसका अच्छा है, इसका दिमाग सही है, लेकिन ये मेहनत नहीं करती, और मेहनत ना करने का नतीजा, मेहनत ना नहीं करती सर उसके बायो में सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उसके। हाँ। तो क्या कराएंगे? वो बीएड, बीएड? उसका बीएससी हो गया है। उस बच्ची का बीएससी हो गया है? वो सर पता है, वो हमने 6 साल पढ़ी हुई है। क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं। उसे मैं तुम में से सबसे छोटा समझता हूँ, इसीलिए कोई बात आती है तो मैं उसी पे आ जाता हूँ। सर इनसे बड़े भाई हैं इनके, सर इनसे हमसे भी 4 बड़ी साल हैं। बड़े भाई हैं हमारे, हाँ। और हमारे भाई से 2 साल बड़ी हुई है। मैं देखो, मैं पता है सबसे छोटी बच्ची को पकड़ लेता हूँ क्लास में हर साल, ठीक है? तो मुझे सबसे छोटी बच्ची वही लगती है, तो मैं कोई भी बात आती है तो मैं उसी की बात पे ले आता हूँ। मुझे क्या पता नहीं चलता है ना, वही। चलो हम लोग बात करते हैं सर इसमें, हमने बात करी सर इससे हीट करंट। अगर मैं हीट करंट के लिए फार्मूला देखूं तो H बराबर, सर चाहूं तो मैं डेल्टा T अपॉन R ये भी तो लिख सकता हूँ, डेल्टा T अपॉन R। हीट करंट का फार्मूला होता है डेल्टा T अपॉन R, जहां R क्या होता है? देखो, अगर ये दोनों कैसे हैं सर? सीरीज में। अगर सीरीज में है तो अगर मैं R इक्विवेलेंट लूंगा तो हम लोग लिखेंगे R1 प्लस R2। सर अगर मैं R1 प्लस R2 की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं R1 प्लस R2, तो R1 R2 होता है K अपॉन, बोलो LA, K अपॉन LA, यही तो होता है। अच्छा सॉरी, L अपॉन K, L अपॉन K, और यहाँ पर भी हो जाएगा L अपॉन K। अब बस अंतर इतना है, देखो इन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? सेम। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ भी, बस K अलग अलग है। K क्या है? अलग अलग। अब देखो मैं अलग अलग लिखूं, सबसे पहले R की जगह L है 1 अपॉन K की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो L वैल्यू के लिए 200 ऊपर वाट, ठीक है? L अपॉन K, एरिया कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, का मतलब होता है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ये होता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो मैंने एक ही जगह रखा 10 की पावर -4, ठीक है? फिर प्लस L2 कितना है? L2 सर 1 अपॉन K 400, और यहाँ पर भी वही है -4। ठीक है? देखो 10 की पावर 4 अगर ऊपर जाएंगे, 10 की पावर 4 ऊपर, तो 1 ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10 की
पावर 4 यानी कि 1 2 3 4 200 2 प्लस 1 2 3 4 2 से काटा 50 25 कितना आया? आर इक्विवेलेंट कितना आया? 75 आया। अब सर अगर मैं फर्स्ट के लिए फर्स्ट ही का तो आया फर्स्ट का Yes, sir. तो अगर मैं फर्स्ट में हीट की बात करूंगा तो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है? 100 माइनस 25 यानी कि 75 अपॉन 75 75 से 75 कट गया। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पर? 1 आया। 75 से 75 कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। ठीक है, 1 आया। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? ये होती है वाट। 1 वाट हो गया बात। अब आप किसी टाइप से ये सेकंड वाले का आर इक्विवेलेंट निकालना देना। सेकंड वाले का आर इक्विवेलेंट क्या आएगा वो निकालो। 75 नहीं आर इक्विवेलेंट सेकंड वाले का निकालो, कैसे निकलेगा? मैं समझता हूं उसने इसी टाइम 12th किया है। कल आपका ही खत्म हो गई। आर इक्विवेलेंट निकालो इसका। 50/3 50/3 50/3 50/3 देखो बच्चों, अगर मैं इसका निकालूं सर जी, आप चाहे इससे भी देख सकते हो। R1 की वैल्यू कितनी आई थी? 50। R2 की वैल्यू कितनी आई थी? 25 यही तो आई थी। और सर R इक्विवेलेंट 1/R और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं R1 R2 यानी R2 प्लस R1 एक तो हो जाता है सर जी। देखो नीचे मल्टीप्लाई कर दी, R इक्विवेलेंट को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1 सर R1 R1 की वैल्यू 50 और ये 25 ये 50 प्लस 25 नीचे हो गया 70। अब गुणा मत करना, नीचे क्या हो गया 25 से काटो तो 3 आया 50/3 आगे 50/3। अब कुछ नहीं करना है सर, अब क्या करना है तुमको? तुम्हें h निकालना है तो डेल्टा t अपॉन r और यहाँ डेल्टा t क्या है 100 माइनस 25 75 r क्या है 50/3 जाएगा ऊपर 75 इंटू 3/50। फिर किससे काटे? फिर 25 से काटो 2 जा 3 जा तो क्या आया 3 3 जा 9/2 वाट 4.5 आंसर हो गया। 9 वाट क्या आ गया? 9/2 क्या आ गया वाट आंसर। ठीक है, तो इस हिसाब से पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग इसमें कहीं अगले बढ़ते हैं।
उसके बाद में। ठीक है, अगर तीनों की लेंथ बराबर है, तीनों की लेंथ इक्वल है और सेम मटेरियल की बनी हुई है रॉड्स, लेंथ भी इक्वल है और सेम क्या है मटेरियल, लेंथ इक्वल सेम मटेरियल। ठीक है, जंक्शन टेम्परेचर बताना है कि इन तीनों को मिलाने वाला जो जंक्शन है उस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चंस के आने की संभावना ज्यादा है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या है ना, ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर लॉ को फॉलो का मतलब होता है, जैसे तुमने हम लोगों ने अभी पढ़ेंगे हम लोग किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जिसे हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी कि आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। सेम यहाँ पर ऐसा है। यहाँ पर बताओ, ये भी ये 45 दोनों सेम, इधर क्या है 0, तो 100% सर इसका टेम्परेचर कम ही होगा। तो यहाँ से हीट आएगी, इधर से मान लो H1, इधर से हीट जाएगी इधर H2, इधर से कितनी जाएगी H1, इधर से कितनी जाएगी H2। दोनों हीट मिलके ही तो इधर जाएंगी। यस सर, क्योंकि हायर से कहाँ जाते हैं अपन लोग, लोअर। तो यहाँ पर मैंने मान लिया, मान लो हीट जा रही है H, तो जो ये H होगा वो किसके बराबर होगा, H1 प्लस H2 के। ठीक है, तो बताओ सर, ये 0 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ से हीट जाएगी, यहाँ से हीट जाएगी, दोनों हीट मिलके कंबाइन होके इधर जाएंगी, तो H बराबर हो गया H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। अगर मैं H1 की बात करूँ, इसकी बात करूँ, इसकी, तो सर अगर सबसे पहले H1 की बात करूँ तो सर K सेम मटेरियल है तो K क्या होगा सबके लिए सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सबके लिए सेम मान लिया। अब बताओ Ka डेल्टा T, तो यहाँ पर टेम्परेचर T यहाँ 45, तो मैंने क्या किया 45 माइनस T अपॉन लेंथ क्या है L, ठीक है, प्लस अब मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से भी ऐसे हीट जा रही होगी, यानी कि सर Ka 45 माइनस T अपॉन। अब सर जी इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये टेम्परेचर ज्यादा और ये कम, तो इसके लिए Ka T माइनस जीरो अपॉन L। इन दोनों में K अपॉन L कॉमन हो गया, तो 45 माइनस T प्लस 45 माइनस T, और यहाँ पर आया K अपॉन L इंटू T। K अपॉन L से K अपॉन L कट गया, इधर बचा T, यहाँ 45 90 माइनस 2T। T जब उधर गया तो किसका हो गया प्लस का 3T 90, T बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जंक्शन टेम्परेचर तुम्हारा ये।
अब ये क्वेश्चन है, इसमें लेंथ अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, ए भी सेम है और के भी सेम है। मैंने तुमसे क्या पूछा, जंक्शन टेम्परेचर पूछा, बताओ इसमें जंक्शन टेम्परेचर ये पूछा। ये इन्वर्टर हमेशा फुल रह रहे होंगे, ये हमेशा चार्ज ही होते रहते हैं। हाँ, ज़्यादा चार्ज भी नहीं करना चाहिए। ये इन्वर्टर क्या काम कर रहा है? डीसी में करंट चेंज कर रहा हैं डीसी में, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है। ये क्या है? इसमें डालने की होगी। ठीक है, अब हम लोग जरा इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले सर ये 10 है, ये 30 है, यहाँ से आ रही होगी और यहाँ से आ रही होगी, और दोनों मिलके यहाँ जा रहे हैं। तो अगर मैं इसे H1 मानूं और इसे H2 और इसे H, तो H इक्वल टू H1 प्लस इधर से हीट आई, इधर से हीट आई और वो इधर गई, ये तो होगी ये होगी। अब बात ये है कि सर यहाँ टेम्परेचर कितना होगा, हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने H1 को लिया, H1 को सर K सही है, A H1 टेम्परेचर 20 माइनस T 20 minus 10 अपॉन लेंथ कितनी है बेटा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को चाहो तो मीटर में बदल दो, और नहीं बदलोगे तब भी बाद में कट जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। प्लस नेक्स्ट यहाँ 30 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, सॉल्यूशन का चेंज होगा फिर, ठीक है। अब देखो के ए, अब क्या करें हम लोग 30 minus T 30 माइनस T अपॉन लेंथ कितनी है सर 10 इंटू 10 की पावर माइनस। अब सर हम इधर आए जिसमें जा रही है, तो के ए यहाँ पर क्या है टी माइनस 10 अपॉन 30 इंटू 10 की पावर माइनस। तो सब में जो इन सब में कॉमन लिया वो के ए अपॉन 10 की पावर माइनस 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या आया देखो 20 माइनस टी अपॉन 20 प्लस 30 माइनस टी अपॉन 10, और इधर जो है के ए टी माइनस 10 अपॉन 30 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर के ए, तो इधर बचा अगर डिवाइड करूं तो टी बाई 30 माइनस 1/3 इजकल, यहाँ पर करा तो 1 माइनस टी बाई 20, यहाँ पर करोगे तो 3 माइनस टी बाई 10, ठीक है सही। अब इन देखो सब कुछ रह खाली टी टी की टर्मिनोलॉजी में रह गया, आंसर निकाल देना तुमको, टी का आंसर क्या होगा, ठीक है।
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसको टी का आंसर को फाइंड आउट करेंगे। देखो कल जो आपका होगा वो होगा रेडिएशन। रेडिएशन में परफेक्टली ब्लैक बॉडी आपके कोर्स से हट गया है, स्टीफन आपके कोर्स से हट गया है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपके कोर्स से हट गया है, बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपके फोर्स से हट गया है। लगभग अगर मैं कहूँ तो पूरे के पूरे में से लगभग पूरा पार्ट पीछे से हट चुका है कोर्स, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग जितनी भी थर्मोडायनामिक्स करी है हम लोग पूरी थर्मोडायनामिक्स का रिवाइज करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग रिवाइज करेंगे, सबसे पहले हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, अगर नहीं पता है तो हमने तैयारी नहीं करी, हमको पढ़ना चाहिए पहले चीज़, और अगर पता है तो सही है, लेकिन हारना नहीं चाहिए कि अरे कोई बंदा हमसे पूछेगा। अब एक चीज़ आप कभी भी ध्यान करना कि जो चीज़ मैंने आपसे एक बार पूछी होगी वो चीज़ आपको आज भी याद होगी, नहीं पूछिए फिर वो याद नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार रिवाइजिंग कर लेंगे पूरी थर्मोडायनामिक्स का, जिससे थर्मोडायनामिक्स अच्छे से खत्म हो जाए और फिर थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगी आपकी। और इसके बाद जब भी हमारी क्लासेस लगेंगी उसमें हम लोग जल्दी से वेव मोशन को निपटाएंगे, ठीक है। हाँ, वेव मोशन को करके, क्योंकि फिर हमारा 11th कंप्लीट हो जाएगा ना पूरी तरीके से, फिर हमारा 11th कंप्लीट हो जाएगा वेव मोशन के बाद। तो आप लोग सब कल को तैयार करके आओ अच्छे से, जितने मैंने फार्मूलाज लिखवाए सारे के सारे फार्मूला, जितने भी कोशिश लिखवाए हैं कि ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता है, आ रहे हैं आंसर, देखो आंसर क्या आ रहा है। जितने भी मैंने लिखवाए वो सारे की सारे घर जाके याद रखना पूरी थर्मोडायनामिक्स की। अगर हमारी क्लासेस पर डे रूटीन से चली होती, पर डे रूटीन का मतलब ये है कि अगर हमारी क्लास पर डे चल रही होती तो आपको धीरे धीरे याद रहती। अब इस पूरे महीने हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स निपटाई है, एक महीने में, और एक महीने में शायद क्लासेस कितनी हुई है, 8 या 9 क्लासेस हुई हैं, तो उससे ज़्यादा गैप हो गई हम लोगों को, तो इस बदौलत हम लोगों को ज़्यादा। कल आओ तुम्हारी पूरा थर्मोडायनामिक्स याद करके आना, याद करके जरूर आना, तभी पूरी खत्म होगी आपकी, ठीक है। याद करके थर्मोडायनामिक्स आना पूरी और खत्म कर देंगे, ठीक है। हर एक फार्मूला आपको याद हो जाएगा, और मैक्सिमम जो हम बताएंगे आपको कल, जो हम आपको बताएंगे या बोर्ड पे जो लिखेंगे, लगभग वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, वहीं से सारे क्वेश्चंस या फार्मूला सब वहीं से आते हैं। बस आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और क्वेश्चन को किसी भी फार्मूला को इम्प्लीमेंट करना आपको तभी आ सकता है जब आप क्वेश्चन घर पे जाके देखोगे। अगर घर पे जाके क्वेश्चंस को नहीं देखोगे तो क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम घर पे लगाओ, ठीक है। करना मेहनत से करना। वैसे मैं कोशिश करूंगा अगर कोर्स खत्म हो गया तो रिवीजन का भी आ जाए, रिवीजन भी अगर हो जाए, ठीक है। ये रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, जैसे लास्ट ईयर मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस ले ली थी एग्जाम से पहले। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस मिल जाएंगी तो एक्स्ट्रा क्लासेस में हम लोग रिवीजन करेंगे, रिवीजन भी बहुत जरूरी है।